कौन सा टॉपिक था? कार्यशील पूंजी का प्रबंधन। ठीक है, अपन बात कर रहे थे कार्यशील पूंजी के अनुमान की विधियां, और कार्यशील पूंजी के अनुमान की कुल विधियां कितनी थी? 5। पहली थी परिचालन चक्र विधि, नंबर 2 थी शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, नेट फोरकास्टिंग करंट असेट्स मेथड। थर्ड आपका क्या था? प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। और फोर्थ क्या था? सेल्स मेथड। और 5 क्या था? तो देखिए यहां पर बात कर रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए अपन यहां पर बात कर रहे हैं दूसरी मेथड की, दूसरी विधि, और दूसरी विधि आपकी थी सेकंड नंबर की, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, नेट फोरकास्टिंग करंट असेट्स मेथड। देखिए इसमें वर्किंग कैपिटल किस प्रकार से तैयार की जाती है। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान। क्लियर? किस प्रकार से तैयार किया जाता है? सबसे पहले देखिए इसमें हमें करंट एसेट्स देखनी होगी। ए करंट एसेट्स, ए होगी क्या देखनी पड़ेगी? करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो देखिए 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूं। करंट एसेट्स देखिए फर्स्ट आता है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को यहां लिख देंगे नंबर 2। स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर हो गया? WIP, स्टॉक ऑफ WIP में देखिए मैंने कल परसों एग्जांपल में भी बताया था आपको WIP में क्या क्या चीज आती है। जैसे आपका आ जाता है मटेरियल आता है, कोई भी उत्पाद बनाएंगे तो उसमें एक तो चीज आपकी क्या रहेगी? मटेरियल रहेगी, ये मटेरियल आ गया। उसके बाद उसमें लेबर चार्जेस या वेजेस रहेगी, लेबर, क्या होगा? लेबर, ये लेबर आ गया। यहां पर ओवरहेड्स क्या जाएंगे? ओवरहेड, ये और ये यहां। और लेबर और इसको ओवरहेड को अपने को कितना % ज्यूम करना है? 50%। ठीक है? ठीक है, आधा ही मानना है। अब आगे 2 का नंबर 3rd पे आता है आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में आपका क्या क्या आएगा? वही एक तो आएगा आपका
मटेरियल, एक आपका क्या आएगा लेबर, एक आपका क्या आएगा ओवरहेड। ठीक, करंट एसेट्स हो गई। करंट एसेट्स में आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक ऑफ WIP हो गया, मटेरियल हो गई, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गया। ओवरहेड और लेबर्स को आपको 50% एज्यूम करना है, क्लियर? ठीक है, आपका शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि वाला मेथड है और उसका मैं फॉर्मेट आपको करा रहा हूं, फटाफट देखिए, देख लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए। अगर नोट्स आपने अच्छे से तैयार किए हैं और याद किया है तो आपका प्रश्न भी सही हल होगा। क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहाँ पर बात आ रही है आपकी किस किस की, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया और ओवरहेड हो गया। क्लियर? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। 4 नंबर पे आपका आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और उसमें आपका एक तो आ जाएगा मटेरियल, वही एक आएगा लेबर, वही एक क्या आएगा ओवरहेड्स। और ये आएगा, ये तो आएगा, ये आएगा डिजिटल। फिर आपका आ जाएगा पेमेंट ऑफ एडवांस, 6 आएगा आपका कैश, 7 आपका आ जाएगा अदर करंट एसेट्स। और इसका यहाँ पे ये क्या आ जाएगा फिर आपके पास आता है बी पार्ट, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में आपका फर्स्ट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में आपका केवल आता है मटेरियल, फिर आपका सेकंड आता है लेग्स इन पेमेंट्स, थर्ड आपका आता है अदर करंट लायबिलिटी, और यहां पे इसका टोटल आ गया, इसे ए मान लीजिए और इसे आप क्या मान लीजिए बी। यहां पर आएगी आपकी वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, और यहां ऐड करते हैं हम, क्या ऐड करेंगे कॉन्टीजेंसी, आकस्मिकता है, और आकस्मिकताओं में वर्किंग कैपिटल को आकस्मिकताओं में जोड़ देते तो आपकी आ जाएगी टोटल वर्किंग
देख लीजिए इसको फॉर्मेट को। हो गया क्या कंप्लीट? हाँ, ये लैक्स इन पेमेंट है, भुगतान में देरी। फिर है अदर करंट लायबिलिटीज, कोई भी बच गई। चलिए देखिए आप क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे।
वो बता रहा हूँ मैं इसमें। कौन से में आपकी शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि में करंट एसेट से स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, उसमें भी मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड है, डेटर्स मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, पेमेंट ऑफ एडवांस और कैश आ जाएगा, अदर कोई करंट एसेट्स है तो वो आ जाएगा। फिर बी आपका करंट लायबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स में केवल मटेरियल आता है। मटेरियल ही क्यों आता है आपने पूछा है, क्योंकि आप कंपनी के लिए क्या करोगे, माल खरीदोगे, माल ही तो खरीदोगे, तो मटेरियल तो आएगा कंपनी में है, उसके साथ लेबर और ओवरहेड तो आप बनाओगे तब लगेंगे ना, इसलिए इसमें क्या आया, केवल मटेरियल ही आया। फिर हो सकता है जैसे आपने कंपनी में किसी भी वर्कर वगैरह को है, उसको लेबर जो भी उसकी श्रम थी उसके भुगतान में क्या कर दी, देरी कर दी, तो फिर वो आपकी लायबिलिटीज मानी जाएगी और उसे लिखेंगे लैक्स इन पेमेंट। लैक्स इन पेमेंट में दो टुकड़े हो सकते हैं आपके, एक तो आपका आ जाएगा क्या, लेबर, और एक क्या आएगा, ओवरहेड। मटेरियल का कभी भी लैक्स इन पेमेंट नहीं होगा। फिर आ जाए अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा और कोई बचेंगे तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये बी का टोटल आ जाएगा और वर्किंग कैपिटल आएगी ए माइनस बी, और ऐड कर देंगे कॉन्टीजेंसी, किसी भी प्रकार की कोई आकस्मिकता है तो उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको मालूम पड़ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 3 तक कंप्लीट है। हाँ देखिए इन्होंने कहा क्वेश्चन बुक में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, और आपको इन्होंने क्या दे दी, सेल्स, और सेल्स कितनी है, ठीक है। फिर आपका इसका दे दिया सेल्स एनालिसिस दे दिया, क्या दे दिया, एनालिसिस ऑफ सेल्स। इसमें एक तो आपका क्या है, मटेरियल है, एक आपका क्या है, लेबर है, और लेबर तो नहीं है, केवल क्या है, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप क्या ले सकते हैं, ओवरहेड या एक्सपेंसेस एक ही बात है, क्लियर। दे रखे सेवन नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर क्वेश्चन हल करना है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर पे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 में आपको दे रखा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 69, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स इन स्टोर 3 मंथ, उसके बाद रॉ मटेरियल इन स्टोर 2 मंथ, उसके बाद मटेरियल के बाद है प्रोडक्शन इन प्रोसेस, प्रोडक्शन इन प्रोसेस, ये कितना है 1 मंथ। उसके बाद आपको दे रखा है क्रेडिट अलाउ बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स कितने हैं, हाँ 2 मंथ, और क्रेडिट गिवन टू डेटर्स
डेटर्स को आप कितने महीने की उधार दे रहे हो? 3 महीने की। अर्थात कंपनी ने क्या किया, उधार माल बेच दिया और कह दिया भाई आप 3 महीने बाद हमें क्या कर देना, पेमेंट दे देना। आपने माल खरीदा तो कह दिया भाई आज खरीद लिया तो कह दिया कि मैं 2 महीने बाद आपको पैसा दे जाऊंगा। क्लियर हो गया? अब आगे क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और कितनी है, 10 रुपए पर यूनिट या 50। फिर उन्होंने क्या कहा कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितना परसेंट है सेलिंग प्राइस का, 50%। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, डायरेक्ट वेजेस बोल दो या क्या बोल दो, लेबर कितनी है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, और ओवरहेड्स कितने हैं, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। और इन्होंने आपको कह दिया कि उत्पादन में विक्रय का नियमित चक्र है तथा मजदूरी ऊपरी में समान रूप से अर्जित होते हैं, मजदूरी देय होने के अगले माह चुकाई जाती है। क्या कह रहा है, वेजेस आर पेड, wages are paid in the next month। कब चुका रहे, नेक्स्ट मंथ में चुका रहे। आपको क्या करना है, कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाना है। ये कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखिए अपना फॉर्मेट बोर्ड पे अभी कराया मैंने, क्या कराया, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और आपसे पूछा भी क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यही पूछा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, सर्दियां आ गई, पंखे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें सर ये कैसे मालूम हुआ कि इसमें शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि ही फॉलो, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ आएगी। तो नेट करंट एसेट्स फोरकास्टिंग मेथड कैसे लगेगा था, अभी तो मैंने केवल एक ही मेथड पढ़ाया, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अब आप ध्यान रखिए कि उसमें तो चीजें अलग थी, आपको देखते ही पर्सन को पता चल जाएगा कि क्या कैलकुलेट करना है, कैसे कौन सा मेथड लगेगा, या तो खुद बोल देगा वो कि आपको परिचालन चक्र विधि से क्या कैलकुलेट करना है, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन कैलकुलेट करना है। अब इसमें आप देखिए क्या ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। अब बात आ गई सेलिंग प्राइस आ गया, प्रोडक्शन आ गया, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, तो ध्यान रखना आपका कौन सा मेथड फॉलो होगा, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि वाला मेथड फॉलो होगा। क्लियर हो गया, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि वाला मेथड क्या होगा, फॉलो होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब 4 नंबर के क्वेश्चन में देखिए ये तो आपको पता ही चल गया किस प्रकार से कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब इस मेथड में आप सोल्व किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे, तो तरीका बता रहा हूं मैं। देखिए ये तो अपना फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ तक अपना ये फॉर्मेट लगेगा, ये इसके जस्ट नीचे। अब आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ डालेंगे एक तो वर्किंग नोट, कार्यशील टिप्पणी, वर्किंग नोट, और इस टिप्पणी में आपको करना क्या है, टिप्पणी में देखो क्या करोगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको कहीं प्रोडक्शन नजर आ रहा है क्या, प्रोडक्शन आ गया, कितना नजर आया, एक काम तो अपना हो गया वर्किंग। दूसरी बात करते हैं तो आपको देखिए परसेंटेज सेलिंग प्राइस नजर आएगी, आ गई क्या, कितनी है, 50, सेलिंग प्राइस 50 है। अब इसके देखिए टुकड़े कर दिए इन्होंने, क्या किए, मटेरियल, आपका लेबर,
और आपका क्या ओवरहेड। यहां पे देखिए प्रश्न में कि मटेरियल कितना परसेंट है सेलिंग प्राइस का 50%, तो इसका 50% निकालोगे तो 25। फिर कितना बताया डायरेक्ट वेजेज या लेबर कितनी है 10%, 10% 5 रुपए, और ओवरहेड 20% है तो 20% कितना होगा 10 रुपए। कैलकुलेटर दे रखा है, उससे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे दो का जब भी कौन सा मैटर करें शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वक। मैं एक बात कह रहा हूं जिसके एक क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं वो 10 के 10 क्वेश्चन कर सकता है। सारी चीजें यहीं पे, चाहे इसमें टाइम लग जाए, आप अच्छे से देख लीजिए और इसी मेथड से फॉलो करना है। हो सकता है आप किसी एग्जांपल को करने बैठ जाए तो वो अलग तरीके से उसको हल कर रखा हो तो आपको ध्यान नहीं रखना। आप उस एग्जांपल को भी अगर हल करेंगे तो आप इसी फॉर्मेट में और इसी तरीके से हल करेंगे और आंसर देखिए आते हैं कि नहीं आते, फिर बात करेंगे। क्लियर? तो वो किसी भी मेथड से कैसे भी करे आप ऐसे तरीके से हल कीजिए। ठीक है, वो हो सकता है क्वेश्चन को माह में निकाल दें, वीक में करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रोडक्शन होता है इनको वो माह में कन्वर्ट कर लेता है, इस प्रोडक्शन को वो वीक में कन्वर्ट कर लेता है। हो सकता है इस प्रोडक्शन को वो क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स हैं उसमें डेज में कैलकुलेट करके कर रखा है, तो आपको उन चीजों को ध्यान में नहीं रखना है। क्लियर? आपको पूरी इकाइयां ध्यान रखनी है। अब देखिए अपना फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ अब फॉर्मेट में क्या क्या लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ आया फिनिश गुड्स, यहाँ प्रोसेस WA आ गया फॉर्मेट। यहाँ पे क्रेडिट अलाउ बाय क्रेडिटर्स, तो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए यहां पे मैंने कर दिया बी पार्ट, और बी पार्ट में मैंने लिखा करंट लायबिलिटी, और उसमें भी फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बनाया क्रेडिटर्स, और उसमें भी मैंने क्या लिखा मटेरियल। ये भी हो गया ना। अब देखिए डेटर्स, डेटर्स में भी वही चीज क्या, एक तो मटेरियल, एक आपका क्या लेबर, एक आपका क्या ठीक। अब सेलिंग प्राइस तो ये होगी, मटेरियल लेबर वेजेस ओवरहेड सबका ट्रीटमेंट होता है। अब बचा क्या वेजेस आर पेड इन एडवांस। क्लियर? तो यहां पे मैंने लिखा क्या, देखिए वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ, अगले माह चला जाती है, तो इसका मतलब आपकी ये क्या होगी लैक्स इन पेमेंट, और लैक्स इन पेमेंट में आपकी क्या है लेबर, क्या है लेबर। क्लियर होगी बात? यहां लिख देता हूं लेबर, ठीक, लैक्स इन पेमेंट। किसी भी लेबर के भुगतान में या किसी भी प्रकार के ओवरहेड्स के भुगतान में, किसके ओवरहेड्स के भुगतान में आप देरी करोगे, भुगतान में देरी करने होगा, भुगतान में क्या कर रहे हो देरी कर रहे हो, क्या तो उसको क्या नाम करेंगे लैक्स इन पेमेंट। ठीक है, अब ये तो फॉर्मेट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन को हल। और देखिए ऐसा करके आप यहाँ पे मैं इसका क्या कर दूंगा बी पार्ट टोटल कर दूंगा, इसका मैं ए पार्ट यहाँ पर क्या कर दूंगा टोटल, और मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा मेरी क्या वर्किंग कैपिटल, और वो ए माइनस। बहुत अच्छा और शानदार मेथड बता रहा हूं आपको। अगर आप ऐसे हल करेंगे तो चंद मिनटों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे।
देखिए कैसे आपने ये काम पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, ये टिप्पणी में लिख दिया, क्वेश्चन को भूल जाइए। अब ये काम था, ये अब क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, अब इसी में देखते हैं क्या करना। आपकी देखिए इकाइयां कितनी थी, उधर देखिए, क्वेश्चन की तरफ नहीं, उधर कितना है, यहां पे मटेरियल आता है, केवल क्या आता है, इस फॉर्मेट में ये लिखना, फर्स्ट स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल, और उसमें भी आप लिख लोगे क्या, मटेरियल, ठीक है, फॉर्मेट। देखिए मटेरियल आपकी कितनी इकाइयां थी, अरे कितनी थी, कितनी इकाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये और डन। ये लो मटेरियल, मटेरियल और लेबर में भी लिख दो, हो गया काम। है प्रोडक्शन से आपने क्या करना, सारी इकाइयां लिखी, प्रोडक्शन हो या क्वेश्चन में आउटपुट हो, जो भी इकाई है यूनिट्स यहाँ पर लिख दो, आउटपुट इन यूनिट्स में हो या प्रोडक्शन इन यूनिट्स। अब देखिए मटेरियल कितना है, जिसके सामने जो रेट है वो लिखते चलिए, मटेरियल के सामने कितनी थी, 25, 5, 10, 25, 5, 10, मटेरियल के सामने 25, लेबर के सामने 5। सर इतना तो हमें आता था, आप क्या बता रहे हैं, आता था तो बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आपको आता है। अब देखिए अभी अब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, अभी तो आगे और भी चीजें हैं, देखिए क्या करेंगे। अब मैंने इतनी देर पहले तो कहा क्या पर्सन की तरफ मत देखिए, लेकिन अब आपको पर्सन को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पर्सन की तरफ देखिए, प्रोडक्शन हो गया काम, फिनिश गुड्स इन स्टोर, 1 बाय 1 पढ़ते चलिएगा। फिनिश गुड्स इन स्टोर, देखिए इसको पढ़ा, कितना आ रहा है, देखिए फिनिश गुड्स स्टोर 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, कैलकुलेट कीजिए। सिक्सटी 9 इंटू 25 इंटू ये आ गया, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 431250। नेक्स्ट 16 नेक्स्ट 172 इनको जोड़ दीजिए, टोटल तीनों। ये आ गया 6 लाख। चले आगे देखिए, अब रॉ मटेरियल आ रहा है इन स्टोर में कितने मन, 2 मन, रॉ स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 2 डिवाइड बाय 12।
देखिए आपका 69 इंटू 25 ये आ गया 2,87,000। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन की प्रोसेस आ गई कितनी मेरी 1, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। अब देखिए इनके बारे में मैंने बताया था ये 50% देंगे और ये भी आपका कितना आ जाएगा 50%। कैलकुलेट कीजिए फिर 69 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%। फिर आ गया 69 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 50%, 28,750 टोटल करिए प्लस 1,46,750 1,86,850। ठीक है। आगे देखिए क्रेडिट अलाउ बाय क्रेडिटर्स कितने मंथ है 2 मंथ। तो देखिए क्रेडिटर्स यहाँ पर है तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12 तो वही आ गया 2,87,000 ऊपर कैलकुलेट किया। अब आगे आ जाइए क्रेडिटर्स को कितने महीने किए 3 मंथ। कैलकुलेट करो मटेरियल 69 इंटू 25 इंटू 3 डिवाइड बाई लेबर 5 इंटू ओवरहेड तो 4,21,250 86,250 और 1,72,500 टोटल वही 6,90,000। ठीक। अब आ जाइए सब इसका काम होगा। फिर रॉ मटेरियल हो गया डायरेक्ट ओवरहेड और लैक्सिंग पेमेंट कितने का है एक बार नेक्स्ट मंथ में चुकाया जाता है तो इंटू 1/8 ये पॉइंट नहीं है 5 है तो पूरा कीजिए। ये पॉइंट नहीं है यहाँ का बोर्ड थोड़ा सा खराब है। कई विद्यार्थी देखे कि पॉइंट लगा रखा है पहले गुणा जोड़ना की गुणा गलत कर रखा है 28,750। अब इसका टोटल कर दीजिए 2,87,500 ऊपर वाले का टोटल लीजिए और इसका टोटल लीजिए। तो देखिए 2,87,500 प्लस 28,750 ये तो आ गया आपका 3,16,250 कितना आ गया 3,16,250 आ गया। ठीक। अब इसका टोटल देखिए 2,87,500 प्लस 1,86,875 प्लस 6,90,000 प्लस 6,90,000 18,54,375 18,54,375 माइनस कर दीजिए 3,16,250 आंसर 15,38,125 आ गया। एक और आंसर दे रखा है घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हल किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस। तो मैंने जो क्वेश्चन किया है वो कैश कॉस्ट बेसिस पे है
और आप हमेशा कोई भी प्रश्न को हल करेंगे तो कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करेंगे। अगर यहाँ पर आप डेटर्स की गणना सेलिंग प्राइस पूरी पे कर देते हैं, देखिए यहाँ कितनी थी 50, यहाँ डायरेक्ट आप 69 इंटू 25 इंटू 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका नेक्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। इतना सा चीज है, लेकिन आपको इसकी डेटर्स की गणना किस पर करनी है, कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करनी है, सेलिंग प्राइस पे नहीं करनी। कभी भी वो ये नहीं कहता कि आप कैश कॉस्ट बेसिस पे डेटर्स की गणना करें या सेल्स बेसिस। क्लियर? तो सेल्स बेसिस पे एक क्वेश्चन करके मैं बता दूंगा, वैसे मैंने बता दिया, हिंट दे दिया कैसे करते हैं। आपको तो क्वेश्चन किस पे करना है, कैश कॉस्ट बेसिस पे ही करना है।